Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha our competitive examinations and I am पीयूष। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम कवर कर रहे हैं DFCCL एग्जाम के लिए जो आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट का सेक्शन है। और इसमें अभी तक आपकी 15 क्लासेस हो चुकी हैं। आज आपकी 16th क्लास है। इससे पहले अगर आपने पीछे का पूरा रिवाइज नहीं किया है, पूरी क्लासेस नहीं की हैं, उनको करके आओ, उसके रिवीजन करके आओ, देन आप इस क्लास में मूव ऑन करना। आज है हमारी क्लास नंबर 16 एंड आज हम बात करने वाले हैं अपना सर्विसेज के आगे जो भी हमारी चीज़ें बच रही थी। तो देखो, हमने यहाँ पे अपना जो भी प्रोडक्ट होता है, जो हमारा सर्विसेज होती हैं, उनके बारे में सारी चीज़ें समझ ली हैं। आज हम बात करेंगे ब्रांड के ऊपर और ब्रांड से कैसे कैसे चीज़ें रिलेट होती हैं, वो सब हमें आज जो है थोड़ा सा देखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे होते हैं वहाँ से। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको मार्केटिंग मायोपिया बता देता हूँ। मैंने सोचा कि मैंने आपको ये बता रखा है। एक्चुअली होता क्या है कि कई बार जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अलग अलग डाउट पूछते हैं कहीं कहीं पे। तो मैंने किसी को ये ऑडियो में या फिर कहीं बताया हुआ था मार्केटिंग मायोपिया के बारे में, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने आपको यहाँ पे ही करा दिया है। कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो मैं आप लोगों को इंडिविजुअली, एक तो आप लोग बहुत सारे पूछते रहते हो, तो वहाँ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना। तो खैर, देखो मार्केटिंग मायोपिया क्या होता है। सबसे पहले ये दिया तो था थियोडोर थियोडोर लेविट ने, ठीक है ना। किसने दिया था? थियोडोर लेविट ने। चलो बताओ थियोडोर लेविट ने और क्या दिया था। अब मार्केटिंग मायोपिया की जब भी हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि देखो, मायोपिया का बेसिक मतलब क्या होता है। मायोपिया का बेसिक मतलब होता है कि आपको पास का दिखना, यानी कि शॉर्ट साइटेडनेस होना। क्या होना? मायोपिया का मतलब होता है शॉर्ट साइटेडनेस। और मार्केटिंग मायोपिया का मतलब ये है कि आपकी जो भी मार्केटिंग की टैक्टिक है या फिर आपकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, तो उसमें आपने ऐसे बिजनेस प्लान बना रखे हैं या फिर ऐसे आपने सेलिंग प्लान बना रखे हैं, ऐसी आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जो बस थोड़े टाइम के लिए, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए तो आपका ठीक ठाक चल रहा है हिसाब किताब, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कहीं ना कहीं वो आपको लॉस लेके आएगा। ठीक है, पहली बात तो ये है। यही बोला यहाँ पे थियोडोर लेविट ने कि जब भी कोई कंपनी ऐसी स्ट्रेटजीज अपनाती है मार्केटिंग की जिनमें आपको शॉर्ट टाइम में, तो शॉर्ट टर्म के लिए तो यहाँ पे क्या हो गया, फायदा हो गया। और ये वाला जो इनका टर्म था मार्केटिंग मायोपिया का, ये 1960s में जो है थियोडोर लेविट के द्वारा दिया गया था। एक इनका आर्टिकल आया था इनका, उसमें इन्होंने मार्केटिंग मायोपिया के बारे में बताया था। अब इसकी अगर आप एक शॉर्ट डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिखो, मार्केटिंग मायोपिया इज द, क्या होता है भाई मार्केटिंग मायोपिया? मार्केटिंग मायोपिया इज द, क्या होता है भाई? फेलियर एंड नैरो माइंडेड। क्या होता है ये आपका? फेलियर एंड नैरो माइंडेड, एंड नैरो माइंडेड। क्या है भाई? अप्रोच ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, क्या है ये आपका? फेलियर एंड नैरो माइंडेड अप्रोच। अच्छा, बैकग्राउंड में आपको थोड़ी बहुत नॉइस लग सकती है बिकॉज आज जो है गणेश विसर्जन है यहाँ पे। तो गणेश जी की जो मूर्ति होती है उसका विसर्जन है, सो थोड़ी सी बैकग्राउंड वाइस आ सकती है, नहीं तो सब ठीक है। अच्छा, अप्रोच ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, अप्रोच ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, ये क्या है? बेसिकली आपका फेलियर होता है नैरो माइंडेड अप्रोच ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी, ऑफ अ कंपनी, जो भी एक कंपनी है। और आगे आप क्या लिखोगे? विच ओनली फोकसेस, ठीक है ना। विच ओनली थोड़ा सा नीचे आएंगे। विच ओनली फोकसेस, जो कि सिर्फ फोकस करती है किस पे? फोकसेस ऑन सर्टेन एट्रीब्यूट्स ऑफ, ऑन सर्टेन एट्रीब्यूट्स ऑफ कौन से एट्रीब्यूट्स ऑफ? किसके? जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो किसके? प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है ना, किसके होते हैं भाई? प्रोडक्ट और सर्विस। बेसिकली आपका दो ही चीज़ें होती हैं जो मेनली किसी मार्केट में ऑफर की जाती है, लेकिन फिर इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं। हमने देखा कि और अलग अलग क्या क्या चीज़ें ऑफरिंग्स में आती हैं। तो प्रोडक्ट और सर्विसेज, ठीक है। वाइल वाइल कंप्लीटली इग्नोरिंग द, कंप्लीटली क्या करना है भाई? इग्नोरिंग द लॉन्ग टर्म गोल्स। ठीक है ना, क्या करते हैं? कंप्लीटली इग्नोरिंग द लॉन्ग टर्म गोल्स। यानी कि बेसिकली यहाँ पे होता क्या है कि जो लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं उनको यहाँ पे कंप्लीटली इग्नोर कर दिया जाता है या फिर निग्लेक्ट कर दिया जाता है। किसके द्वारा? मार्केटर्स जो होते हैं वो अपनी जब भी स्ट्रेटजी बनाते हैं, और उनकी यहाँ पे बेसिकली जो अप्रोच होती है वो बहुत ही नैरो माइंडेड होती है। ठीक है, और लॉन्ग टर्म्स इसमें गोल क्या होते हैं ये याद रखना, जैसे कि लॉन्ग टर्म, इग्नोरिंग द लॉन्ग टर्म, यहाँ पे आगे आपको लिखना है गोल्स। ठीक है, गोल्स क्या क्या होते हैं लॉन्ग टर्म वाले? जैसे कि आपका कस्टमर की नीड हो गई। क्या हो गया भाई? कस्टमर की नीड हो गई, या फिर यहाँ पे कस्टमर की डिमांड हो गई। कस्टमर से डिमांड क्या आ रही है, कस्टमर की नीड क्या है वो आपने ऑब्जर्व नहीं किया, एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे आपने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, याद रखना कि जो आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन होता है वही अल्टीमेट गोल होता है, उसे ही अचीव करना होता है एनी हाउ, तभी आपकी कंपनी जो है वो आगे अच्छा परफॉर्म कर पाएगी, राइट। तो देखो यहाँ पे
आपने अभी देखा जो मैंने आपको प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट बताया था, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में कंपनियां क्या करती हैं, अपना प्रोडक्ट पे ध्यान दे रही हैं, वो कस्टमर की नीड पे ध्यान नहीं देती, कस्टमर की डिमांड पे ध्यान नहीं देती, कस्टमर सेटिस्फाई हो रहा है उनके प्रोडक्ट से या नहीं हो रहा है उस पर भी वो ध्यान नहीं देते। ठीक है, तो इस टाइप में जब आपका जो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट काम करता है, जो कंपनी प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट की ओरिएंटेशन पे चलने लग जाती है, वहां पर आपका क्या आ जाता है, मायोपिया आ जाता है। कौन सा, मार्केटिंग मायोपिया वहां पे देखने को मिलता है। और दूसरी जगह, जैसे अगर मैं आपसे दूसरे केस की बात करूं, तो जो मैंने आपको याद हो, मैंने आपको एक बताया था सेलिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। सेलिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता था कि ये मैंने आपको सीआरएम में बता रखा है सारे के सारे कॉन्सेप्ट, अगर आपको याद हो गया या फिर याद नहीं है तो एक बार रिवाइज कर लो। ठीक है, तो सेलिंग कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या बोला था, कंपनी को कुछ भी करके एनी हाउ अपना सामान बेच देना है। ठीक है, यानी कि सेल्स करनी है। अब सेल्स करते टाइम वो क्या करते हैं, कस्टमर की नीड को नहीं देखते, डिमांड को नहीं देखते, कस्टमर सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये उनका क्या है, मायोपिया है। अगर आप कस्टमर की नीड को नहीं समझोगे, उनकी डिमांड को नहीं समझोगे, उनको सेटिस्फेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है इस चीज को नहीं समझोगे, तो आपका लॉन्ग टर्म में क्या वो प्रोडक्ट टिक पाएगा, नहीं टिक पाएगा। ठीक है ना, तो वो लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट आपका नहीं टिकेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका कुछ टाइम के बाद क्या होगा, मार्केट खत्म हो जाएगा। और कंपनियां ये कब करना शुरू कर देती हैं कि वो अपने प्रोडक्ट पे ज्यादा ध्यान देने लग जाएंगी या फिर वो सेलिंग कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान देने लगती हैं, वो कब होता है पता है, वो आपका होता है जो मैंने आपको कल प्रोडक्ट साइकिल बताई थी ना, जब कंपनियां ये समझने लग जाती हैं कि वो ग्रोथ फेज में आ गई हैं। जब कोई कंपनी ग्रोथ फेज में आने के बाद ये सोचने लगती है कि अब तो हम ग्रोथ फेज में आ गए हैं, अब हम अपने हिसाब से चीजों को चलाएंगे, वो बस थोड़ी सी देखते हैं कि भाई सामने एक कस्टमर बैठा है, उसको सामान बेच दो एनी हाउ। ठीक है, कुछ भी दिखा के, अगर आप सेलिंग कॉन्सेप्ट में काम करोगे तो आप कुछ भी दिखा के अपना बेकार सा सामान चिपका दोगे। अगर आप प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में हो तो आप बहुत ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट में आप मतलब उसके लिए एक तरीके से आप ऑब्सेस्ड हो गए हो प्रोडक्ट अच्छा बनाने के लिए। आप कस्टमर के पास पैसा है नहीं है, उसकी डिमांड क्या है, वो कितने के लिए पे कर सकता है, किस हिसाब से पे कर सकता है, आप उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो ये चीज है। एक चीज यहाँ पे लिख लेना, इसके कॉजेज क्या होते हैं, जब कंपनीज वैन वैन कंपनीज वैन कंपनीज यानी कि जब कंपनीज क्या करती हैं, एज्यूम दैट दे आर दे आर इन ग्रोथ फेज। ठीक है ना, जब कंपनी ये सोचना स्टार्ट कर देती है कि वो ग्रोथ फेज में आ गई है। या फिर दूसरा केस ऐसा तब भी हो देखने को मिलता है, ये जो आपका मार्केटिंग मायोपिया का है, जब कंपनी ये सोच लेती है कि उनके पास कोई कॉम्पिटिटिव सब्सटीट्यूट नहीं है मार्केट में। ठीक है ना, क्या नहीं है उनका कोई कॉम्पिटिटिव सब्सटीट्यूट, यानी कि उनका कोई सब्सटीट्यूट मौजूद नहीं है मार्केट में, तो वो क्या करते हैं, सेलिंग कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं कि भाई बेचो बेचो अपना सामान, बस यही अकेला। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के आपको डरा धमका के यहाँ पे स्पिन का यूज हो जाएगा। ठीक है ना, कौन सी टेक्निक का यूज करेंगे, स्पिन टेक्निक का यूज करके सामान बेचना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये सब होता है। खैर आगे आते हैं, यहाँ पे आपको आई होप मार्केटिंग मायोपिया जो है वो पूरा क्लैरिफाइड हो गया होगा। यही सब बताया था थियोडोर लेविट ने, एंड आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका अगर आप एग्जाम्पल समझना चाहो तो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है ब्लैकबेरी का। ब्लैकबेरी जो है एक टाइम पे ये यूएसए में इसका 50% मार्केट था, एंड ऑल अराउंड वर्ल्ड अगर देखा जाए तो इसका 30% मार्केट था स्मार्टफोन का। लेकिन ये क्या आ गए, ये थोड़े से अपना इसमें आगे कि बस हमें अपना प्रोडक्ट, हम तो अपना प्रोडक्ट में अच्छी से अच्छी चीज लगा के दे रहे हैं, ये उससे ऑब्सेस हो गए। और ना इन्होंने प्राइसिंग पे ध्यान दिया, ना कुछ कस्टमर की नीड पे ध्यान दिया, ना इन्होंने मार्केट में इवॉल्वमेंट देखा कि मार्केट जो है वो इवॉल्व हो रहा है, धीमे धीमे एंड्रॉइड का जमाना आ रहा है और भी कंपनीज एंटर कर रही हैं, कॉम्पिटिटिव जो सब्सटीट्यूट है वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो इनका आज के टाइम पे जो मार्केट में, मोबाइल मार्केट में अगर देखा जाए तो इनका 0% शेयर है ब्लैकबेरी का। ठीक है, यानी कि पूरी कंपनी ये बहुत ही नीचे स्तर पे गिर चुकी है। ये 20% था बेसिकली पूरे वर्ल्ड में अगर बात की जाए। आपका ये ईयर था अराउंड 2006 का, एंड आई यूज टू लव ब्लैकबेरी स्मार्टफोन्स, बट धीमे धीमे क्या हुआ, ये इवॉल्व ही नहीं हो पाए। अदर जो एंड्रॉइड फोन्स थे वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व कर गए। ठीक है, ये चीज़ हो गई। या फिर आप इसका एग्जांपल देखना चाहो तो नोकिया का देख लो। नोकिया ने एक टाइम पे पूरा का पूरा मार्केट नोकिया का ही था, जब वो आते थे डब्बा वाले फ़ोन आते थे ना, वो कीपैड वाले फ़ोन्स। ठीक है, कीपैड वाले फ़ोन्स आते थे, बटन फ़ोन्स आते थे जो। लेकिन ये क्या है, धीमे धीमे टाइम के साथ अपने आप को इवॉल्व ही नहीं कर पाए। इनका लास्ट जो ठीक ठाक फ़ोन आया था वो था आशा। आशा के आगे ये अपने आप को इवॉल्व ही नहीं कर पाए, ना ये अपना एंड्रॉइड वर्जन में अच्छा इंप्रूवमेंट कर पाए, ना कुछ कर पाए। तो वहां पे इनका आके मार्केट क्या हो गया, खत्म हो गया। बिकॉज ये इनके अंदर क्या आ गया था, मार्केटिंग मायोपिया। इन्होंने आगे की स्ट्रेटेजी नहीं बनाई, फ्यूचर के लिए इन्होंने सोचा ही नहीं कि लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हो सकते हैं क्या नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इसमें आप एक एग्जांपल, कैमरा की जो कंपनी थी कोडक,
कोडक के पहले आपको कैमरे मिलते हैं, अगर आपको याद हो जिसमें रील लगती थी ना, वो कोडक के कैमरे आते थे। लेकिन ये भी अपने आप को इवॉल्व नहीं कर पाए और फिर डिजिटल कैमरेज आने लग गए, सोनी के आने लग गए, और सोनी की वजह से इसका पूरा मार्केट खत्म हो गया, क्योंकि कॉम्पिटिटिवनेस पे इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि हमारे कॉम्पिटिटर में क्या वो इंप्रूवमेंट कर रहा है, क्या वो डिजिटल कैमरा वगैरह लेके आ रहा है। उस हिसाब से इन्होंने अपने आप को इंप्रूव नहीं किया, ये बस अपने में ही लगे रहे और धीमे धीमे इनका मार्केट खत्म। तो मार्केटिंग मायोपिया यही होता है कि आप आगे फ्यूचर के लिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं बना रहे हो, आप बस जो उस टाइम पे चल रहा है उसको देख रहे हो और धीमे धीमे आपका मार्केट खत्म होता जाएगा, ठीक है, आप डिक्लाइन कर जाओगे। तो ये सारी कंपनी आज के टाइम पे क्या कर चुकी हैं, डिक्लाइन कर चुकी हैं। आई होप अब क्लैरिटी आ गई होगी, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ने वाले हैं यहाँ पे ब्रांड के ऊपर। तो यहाँ पे आप सबसे पहले तो तीन चीजों के बीच में अंतर समझो कि ब्रांड अलग चीज है, देन आपका होता है एक ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है भाई, ट्रेडमार्क अलग चीज होती है, ठीक है, समझना इसमें क्या डिफरेंस है ब्रांड में, ट्रेडमार्क में और आपका जेनेरिक नेम में, ठीक है। क्या होता है आपका जेनेरिक नेम, ये होता है आपका थर्ड यहाँ पे वर्ड जो आपको समझना है। ब्रांड के अंदर हमें थोड़ा सा डिटेलिंग में जाना पड़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं बिकॉज मार्केटिंग के अंदर ब्रांडिंग से, ठीक है। तो पहले आप ये नॉर्मल चीज तो ये समझो कि ब्रांड क्या है, ट्रेडमार्क क्या है और जेनेरिक नेम क्या है। और एक बार हम कलर को भी चेंज करेंगे। देखो ब्रांड की जब भी मैं आपसे बात करूंगा तो ब्रांड क्या होगा इसका आप एक चलो छोटी सी डेफिनेशन ही लिख लो, ये एएमए ने इसकी डेफिनेशन दी हुई है। एएमए का मतलब क्या है, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, ठीक है। तो जो जो वर्ल्ड वाइड आपका एक तरीके से एक्सेप्टेड डेफिनेशन है वो एएमए या फिर कोई ऑफिशियल जब सोर्स आता है वो मानी जाती है, ठीक है। खैर एएमए ने देखो इसकी क्या डेफिनेशन दी है कि अ ब्रांड इज अ नेम। ब्रांड क्या होता है, एक ब्रांड है नाम, ठीक है, नेम हो गया आपका, टर्म हो गया, साइन हो गया, नेम टर्म साइन और सिंबल। तो याद रखना कि जो ब्रांड है आपका वो अकेला कोई, वेट अ सेकेंड सॉरी, देखो साइन और सिंबल, देन अरे एक सेकेंड रुको, अच्छा सॉरी यार, आपको थोड़ा सा वो साउंड ज़्यादा आ गया होगा ना उसमें, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, एकदम सडन से मुझे ठीक आ गई। देखो अब साइन और सिंबल क्या बोल रहा था तो ब्रांड जो है आपका वो एक टर्म होता है, कोई टर्म हो सकता है, कोई नाम हो सकता है, कोई साइन हो सकता है या कोई सिंबल, और कोई आपकी ये डिज़ाइन भी हो सकती है, ठीक है, ध्यान देना, ये कोई आपकी डिज़ाइन भी हो सकती है। आगे क्या होगा, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ देम, या फिर क्या हो सकता है, कोई नाम टर्म साइन सिंबल डिजाइन का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ देम। तो याद रखना अगर आपसे कोई बोले क्या ब्रांड एक नाम अकेला होता है, नहीं भाई, ये सारे का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या फिर ये सारे एक साथ लिखे हो सकते हैं, या फिर एक एक भी लिखा हो सकता है, नाम अकेला भी हो सकता है, टर्म अकेला, साइन अकेला, ठीक है। तो और अ कॉम्बिनेशन ऑफ देम क्या होता है बेसिकली, इसका इंटेंशन क्या होता है, तो इंटेंडेड किसके लिए इंटेंडेड है, टू आइडेंटिफाई द गुड्स, टू आइडेंटिफाई द गुड्स, ठीक है ना, कुछ गुड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, और सर्विसेज ऑफ वन सेलर ऑफ वन सेलर और ग्रुप, कोई भी एक पर्टिकुलर सेलर की अगर आपको कोई पर्टिकुलर सेलर का कोई गुड्स है सर्विसेज है उसको पहचानने के लिए, और ग्रुप ऑफ सेलर्स, ठीक है ना, और ग्रुप ऑफ सेलर्स एंड टू डिफरेंशिएट देम, एंड टू डिफरेंशिएट, नीचे आते हैं, एंड टू डिफरेंशिएट देम फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स। अब जरा इसको ध्यान से समझना, बेसिकली ब्रांड क्या है, ब्रांड आपका कोई भी एक यहाँ पे नाम हो सकता है, टर्म साइन या सिंबल या डिजाइन, और ये इन सब का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, जिससे कि आप क्या कर पाओ, आप कोई किसी पर्टिकुलर, सपोज करो आपको यहाँ पे जो शूज पसंद आते हैं वो नाइकी के शूज पसंद आते हैं, तो आप क्या करोगे, नाइकी का जहाँ पे सिंबल होगा, ब्रांडिंग आपको दिखेगी, वहीं तो आप वही सामान तो चूज करना शुरू करोगे, है ना। जैसे कि कॉम्पिटिटर में क्या हो जाएगा, प्यूमा है आपका, नाइकी है, रिबॉक है आपको, लेकिन पसंद किसके आते हैं, नाइकी के आते हैं। तो आप जाके देखोगे कि भाई नाइकी की ब्रांडिंग कहाँ पे है, जब भी आप कोई चीज़ लेते हो तो उसमें ब्रांडिंग देखते हो कि नहीं देखते हो। अगर मैं शर्ट लेने जा रहा हूँ तो मुझे पीटर इंग्लैंड की शर्ट पसंद है, तो मैं उसमें देखूंगा भाई पीटर इंग्लैंड की उसमें ब्रांडिंग है कि नहीं है। ब्रांडिंग में क्या होगा, उसका नाम हो सकता है, उसका कुछ टर्म होगा, साइन हो सकता है उसमें आपको जो नाइकी है उसका वहाँ पे आपको साइन दिख सकता है, या फिर आपको
प्यूमा का साइन दिखेगा या फिर आपको वहां पे रीबॉक का साइन दिख सकता है, ठीक है। तो ये सब होता है, या फिर इन सब का आप कॉम्बिनेशन ऑब्जर्व कर सकते हो। इससे होगा क्या कि आपका जो सेलर है, सेलर इसमें जरूरी नहीं है कि आप सेलर, ये जब भी हम सेलर की बात करेंगे ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिससे हम सामान खरीद रहे हैं उसको रेफर कर रहे हैं, यानी कि जैसे कि किसी शॉप वाले को हम रेफर कर रहे हैं। सेलर का मतलब होता है जो कंपनी ये बेच रही है, ठीक है, या फिर उस कंपनी का कोई ग्रुप्स हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपसे ग्रुप ऑफ सेलर्स में, आपकी कोई एक अम्ब्रेला कंपनी हो, कोई कंपनी हो गई, जैसे कि आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड हो गया, एचयूएल हो गया, तो एचयूएल के ब्रांडिंग के अंदर कई सारे यहाँ पे प्रोडक्ट्स आते हैं। तो आप उसमें एचयूएल का भी देख सकते हो कि एचयूएल का ब्रांड है कि नहीं है, ठीक है, अगर आपको एचयूएल के प्रोडक्ट्स पसंद है। तो इस तरीके से भी चीज़ें काम करती हैं, ये होती है ब्रांडिंग। नाउ ब्रांड तो चलो ये हो गया, आपको समझ में आया ब्रांड क्या होता है। देन हम इसके और क्या क्या फैक्टर्स हैं इसके ऊपर आगे बात करेंगे। स्टिल पहले हमें डिफरेंस समझना है कि ब्रांड क्या है, फिर ट्रेडमार्क क्या होता है। अब देखो, जब हम ट्रेडमार्क की बात करते हैं, अच्छा देखो, जब हम ट्रेड वेट अ सेकेंड, पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा। तो देखो यहाँ पे आपका जो ट्रेडमार्क होता है, इसको लिखो पहले एक बार, फिर ही क्लैरिफाइड होगा आपको। ट्रेडमार्क इज अ लीगली क्या हो गया भाई, लीगली प्रोटेक्टेड ब्रांड नेम, ठीक है ना, अ लीगली प्रोटेक्टेड ब्रांड नेम, ठीक है। ब्रांड नेम हो गया कोई आपका, या फिर ब्रांड मार्क हो गया। क्लियर है, यानी कि आपने जो भी अपनी ब्रांडिंग कर रखी है, आप जिस भी एक पर्टिकुलर मार्क से या फिर ब्रांड के नाम से आप अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहते हो, उसको लीगली प्रोटेक्टेड जब कर लिया जाता है तो वो क्या हो जाता है, ट्रेडमार्क। तो याद रखना कि यहाँ पे अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लीगली प्रोटेक्टेड, तो उसमें ब्रांड आ जाएगा। ब्रांड जो है वो लीगली प्रोटेक्टेड नहीं होता, जबकि ट्रेडमार्क जो है वो लीगली प्रोटेक्टेड होता है। यानी कि आपने जो भी नेम, टर्म, साइन, सिंबल या डिजाइन से आप जिससे अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करना चाहते हो या इसके कॉम्बिनेशन से, तो उसको जब लीगली प्रोटेक्टेड करवा दिया जाता है तो वो किस में आ जाता है, ट्रेडमार्क में आ जाता है। क्लियर है। फिर ऐसे ये तो ट्रेडमार्क हो गया, ये किसी प्रोडक्ट के लिए होता है। फिर अगर आप किसी सर्विस के लिए करना चाहते हो, ठीक है ना, जब हम किसी सर्विस के साथ ऐसा काम करते हैं तो उसको बोल दिया जाता है सर्विस मार्क, ठीक है। अगर आपसे क्या बोले कि सर्विस मार्क क्या है, ये क्या है, अ सिंबल दैट आइडेंटिफाइज, अ सिंबल, सिंबल भी नहीं, अ लीगली प्रोटेक्टेड सिंबल, अ लीगली प्रोटेक्टेड सिंबल, प्रोटेक्टेड सिंबल दैट दैट रिप्रेजेंट्स अ सर्विस, ठीक है ना। क्या करता है, दैट आइडेंटिफाइज कर लो यहाँ पे, रिप्रेजेंट या फिर आइडेंटिफाइज, दैट आइडेंटिफाइज ए सर्विस। यानी कि सर्विस मार्क क्या है, जो एक आपका ऐसा सिंबल हो जो लीगली प्रोटेक्टेड भी है और ये आपकी जो भी सर्विस दे रहे हो उसको आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। जैसे कि आप याहू की सर्विसेज लेते हो तो उसका क्या है, एक अलग सर्विस मार्क हो जाएगा। तो इस तरीके की चीजें होती हैं। क्लियर हो गया ट्रेडमार्क क्या है, सर्विस मार्क क्या है। देन आता है जेनेरिक नेम। अब समझना, ये यहाँ पे जिस मार्केटिंग कंपनी ने जेनेरिक नेम का फायदा उठा लिया वो बहुत ही ज्यादा हिट हो जाती है, और उसकी जो सेल्स होती है ना वो बहुत ज्यादा ग्रो करती हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं, आप कोई पेट्रोलियम जेली लेने जाते हो, ठीक है, क्या लेने जाते हो, पेट्रोलियम जेली। पेट्रोलियम जेली यानी कि जो आप लगाते हैं ना मॉइस्चराइजर के जैसे यूज करते हैं। तो पेट्रोलियम जेली की जगह आप क्या बोलते हो हमेशा शॉप पे जाके कि मुझे वैसलीन दे दो। वो आपको चाहे वैसलीन ब्रांड का दे या ना दे, उससे आपको फर्क नहीं पड़ता। आपने क्या बोला, किसी भी जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, आपने उसके लिए किसी ब्रांड का नेम यूज करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि आपने यहाँ पे पेट्रोलियम जेली के लिए वैसलीन करना शुरू कर दिया। पहले क्या होता था, जब भी आपको ऑयल वगैरह चाहिए होता था तो डालडा का यूज करते थे कि मुझे डालडा दे दो, ठीक है, जबकि डालडा जो है वो कुछ ऐसा प्रोडक्ट नहीं है, डालडा इज अ ब्रांड, ठीक है, तब भी हम क्या बोलते हैं कि डालडा दे दो। ऐसे ये हो गया। देन आपका एक क्या होता है, आप अभी भी कई लोग क्या करते हैं, अब तो जैसे कि ये काफी आ गए हैं, नूडल्स में काफी सारे ब्रांड आ गए हैं अब तो ये सब अब नाम लेने लगे हैं, सनफीस्ट वाले का ब्रांड का नाम लेने लगे हैं, yippee नूडल्स बोलने लगे हैं। बट पहले क्या होता था, अगर आप आज से 2-3 साल बैक जाके देखोगे तो नूडल्स में आपका बस ये बोलते थे जाके शॉप पे कि मैगी दे दो, ठीक है, क्या बोलते थे, मैगी दे दो। तो बेसिकली ये जो है ये कहलाते हैं जेनेरिक नेम। इसकी अगर मैं आपको डेफिनेशन देना चाहूँ, नीचे आते हैं, जेनेरिक नेम की डेफिनेशन लिखो, जेनेरिक नेम। तो बेसिकली जेनेरिक नेम क्या है, अ ब्रांड नेम सो कॉमनली यूज्ड, इतना ज्यादा कॉमनली इसको यूज किया गया, सो कॉमनली यूज्ड दैट इट इज अ पार्ट ऑफ एवरीडे लैंग्वेज, दैट इट इज अ पार्ट ऑफ इट इज अ पार्ट ऑफ एवरीडे लैंग्वेज, एवरीडे लैंग्वेज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, एंड इट इज यूज्ड एज
इट इज यूज्ड एज, या फिर यूज्ड टू लिखो यहाँ पे, यूज्ड टू डिस्क्राइब, यूज्ड टू डिस्क्राइब, किसको डिस्क्राइब करने के लिए, अ प्रोडक्ट क्लास, अ प्रोडक्ट क्लास, रादर देन, रादर देन किसके, रादर देन अ पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्ट, रादर देन अ पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरर्स, मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा यार, अभी थोड़ा सा मुझे ये थोड़ा सा कोल्ड एकदम से, पता नहीं सडन एकदम ओवरफ्लो कर गया ये। तो आप मेरी वॉइस आई होप आपको क्लैरिफाइड हो रही होगी, मैं जो समझा रहा हूँ चीज़ों को, थोड़ा सा ध्यान देना। क्या बोला मैंने यहाँ पे, जेनेरिक नेम क्या होता है, एक ब्रांड का नेम इतना ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाने लगे एवरीडे लैंग्वेज में, ये लैंग्वेज लिखा हुआ है कि हम इसका यूज़ किसी प्रोडक्ट क्लास को डिफाइन करने में लगा दें। जैसे कि आपका, जब मैंने बोला डालडा, तो आपने यहाँ पे जितने भी ऑयल थे, वेजिटेबल ऑयल थे, उन सभी को यहाँ पे किससे डिस्क्राइब कर दिया, डालडा से। नूडल्स में जितने भी कंपनी के नूडल्स आते हैं, आपने यहाँ पे किसी पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट को आप यहाँ पे इंडिकेट नहीं कर रहे हो। आप बेसिकली क्या बोलना चाह रहे हो, आपने मैगी बोल के पूरे जो नूडल्स हैं उनको ही यहाँ पे आपने डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है। अब इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है जो डक्ट टेप होता है ना, इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाया गया जो डक्ट टेप है, ठीक है। पहले क्या होता था, कस्टमर डक्ट टेप लेने जाता था, ये बात है यूएसए की, ठीक है। यूएसए में एक कंपनी है डक्ट टेप करके, क्या है, डक्ट टेप। उन्होंने क्या फायदा उठाया कि जो डक्ट टेप है, उसे बोलने में ऐसा लगता है ना डक्ट टेप, है ना, डक्ट टेप में ऐसा साउंड आता है ना, डक का साउंड आता है। तो एक कंपनी थी और वो डक्ट टेप बनाती थी, उसने क्या किया कि अपनी ब्रांड का नाम ही रख लिया डक, ठीक है। उसने अपनी ब्रांड का नाम क्या रख लिया, डक रख लिया, और उसका सिंबल भी उन्होंने डक का बना दिया, और वो बढ़िया सी ब्रांड वगैरह कर ली, ट्रेडमार्क ले लिया। अब हुआ क्या कि कस्टमर जब भी चाहता था अपना सामान लेने, तो बोलता था जब वो डक टेप, तो डक टेप में वो उनकी जो सेल थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई, क्योंकि डक्ट टेप कस्टमर को चाहिए है, और वो डक का साउंड आ रहा है, तो और जो सेलर है वो भी आपको, यानी कि जो आपका रिटेलर है, आप जहाँ से लेने जा रहे हो चीज़, वो भी आपको डक टेप पकड़ा रहा है। तो धीमे धीमे पूरा डक्ट टेप के मार्केट में ना, इस डक टेप वाली कंपनी ने पूरा एक्वायर कर लिया। बात की गहराई तक समझ पा रहे हो? तो अगर आपने जेनेरिक नेम को एक बार पकड़ लिया ना मार्केट में, तो वो आपको बहुत ही ज्यादा सेल्स दिलाएगा, बहुत ही ज्यादा फायदा दिलाएगा मार्केट में। बहुत जरूरी होता है, ठीक है, कि आपको जेनेरिक नेम पकड़ नहीं होता है, ठीक है, ये चीज है। आई होप आपको ये चीज भी अब क्लैरिफाइड हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ब्रांड में कई सारे टर्म्स यूज किए जाते हैं जब हम ब्रांड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं जब हम ब्रांड की? देखो, तो एक क्वेश्चन आपका हमेशा पूछा जाता रहा है यहाँ पे, और अपने अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि ब्रांड क्या मीनिंग यहाँ पे कन्वे करता है। तो ब्रांड 6 टाइप के मीनिंग कन्वे करता है, ये याद रखना। किन किन टाइप की मीनिंग करता है और उसमें क्या मीनिंग आपका रहता है, वो समझना है हमें यहाँ पे, ध्यान से देखना। सबसे पहला, सबसे पहली जो मीनिंग कोई भी ब्रांड कन्वे करता है, तो यहाँ पे लिख लो 6 लेवल्स, 6 लेवल्स ऑफ मीनिंग्स कन्वेड बाई ब्रांड, कन्वेड बाई ए ब्रांड। यानी कि किसी भी आपने कोई ब्रांड चुन ली, अब उस ब्रांड से आपको क्या क्या मीनिंग्स या फिर क्या क्या लेवल ऑफ मीनिंग्स कन्वे किए जाते हैं। तो सबसे पहला मीनिंग हो जाता है आपका एट्रीब्यूट्स, ठीक है ना। क्या हो जाता है? एट्रीब्यूट्स हो जाता है। एट्रीब्यूट्स में अच्छा, ये सब चीज़ें आप जरा एग्जाम्पल से समझना। मैंने अगर आपके सामने सपोज करो ऐसा सिंबल बना दिया, देखना, ये मैंने आपके सामने ऐसा सिंबल टाइप बना दिया, आपको क्या समझ आता है इससे? ठीक है, ऐसा सिंबल बनाया, या फिर सपोज करो मैंने आपके सामने ऐसा सिंबल बना दिया। आपने ये सिंबल देखते ही आपके माइंड में कुछ ना कुछ आ रहा होगा ना। जैसे ही मैंने आपके सामने ये सिंबल बनाया, एक ये सिंबल बनाया, ये है एप्पल का, ये है मर्सिडीज का, ये मैंने 2 सिंबल बनाए, तो आपके माइंड में कुछ ना कुछ तो गुण आए होंगे ना इससे रिलेटेड, कि भाई जब भी मैं मर्सिडीज की बात करूंगा तो इसकी एफिशिएंसी बहुत ही हाई होगी, और ये लग्जरियस है, एंड इसकी जो एक क्लास है वो जर्मन होगी। एंड ये भी आपके माइंड में आएगा कि भाई मर्सिडीज कहाँ की है, जर्मन की है। तो एक बहुत सारे ब्रांड के क्या क्या मीनिंग कन्वे करता है। सबसे पहली बात होती है अपने कई सारे गुण को कन्वे करता है। यानी कि जब आपने एप्पल को देखा तो आपके माइंड में आएगा, एक स्टेटस वाली बात आएगी, ठीक है। ये तो मैं आपको डे 1 से ही शायद बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। एंड आपकी ये महंगी होगी काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। क्या होगा? ये आपकी कॉस्टली होगी, ये चीज़ आपके माइंड में आएगा। दोनों ही जो ब्रांड है, दोनों के ब्रांडिंग के जितने भी प्रोडक्ट आते हैं वो कॉस्टली होते हैं। एंड आपका ड्यूरेबल होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं दोनों के प्रोडक्ट? ड्यूरेबल होते हैं, विदाउट एनी डाउट ड्यूरेबल है। आप चाहे एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट ले लो, मर्सिडीज आप कोई भी ले लो, बहुत ही ड्यूरेबल होते हैं, ठीक है। और वेल इंजीनियर्ड होते हैं।
वेल इंजीनियर्ड होते हैं, क्योंकि इनकी जो इंजीनियरिंग होती है वो दोनों ही ब्रांड्स की इंजीनियरिंग एकदम एकदम टॉप क्लास की होती है। आप मोबाइल फोन्स में एप्पल की बात कर लो और लैपी की बात कर लो, चाहे आप मर्सिडीज की, बेंज की बात कर लो, किसी की बात कर लो, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के हमें गुण पता चलते हैं किसी भी ब्रांड से। एक चीज़ ये आपके माइंड में बैठ गई क्या। जो दूसरा यहाँ पे कन्वे किया जाता है, दूसरी वैल्यू जो कन्वे की जाती है, आपका जो दूसरा बेसिकली फैक्टर है वो हो जाएगा बेनिफिट्स का। कि जैसे ही आपके माइंड में कोई मैंने एक ब्रांड डाली तो उसके बेनिफिट आपके माइंड में आते हैं। एक तो उसके गुण आते हैं कि इसके क्या क्या गुण होंगे, ड्यूरेबल होगा, ये आपका वेल इंजीनियर्ड होगा, लग्जरियस होगा, कॉस्टली होगा, स्टेटस से जुड़ा हुआ है। बेनिफिट क्या क्या आते हैं, मैं आपके सामने मर्सिडीज को लेके आ गया और मैं आपके सामने यहाँ पे एप्पल की, मैंने आपके सामने क्या रख दी, एप्पल का यहाँ पे सिंबल बना दिया, ठीक है। तो आपके माइंड में बेनिफिट के नाम पे ये आएगा कि हाँ भाई सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी। क्या होगा, आपको एप्पल के फ़ोन्स वगैरह जो होते हैं उन सब में आपको सिक्योरिटी मिलेगी, ये चीज़ आपके माइंड में आएगी। दूसरी आपके माइंड में बेनिफिट में क्या आ जाएगा कि मुझे अब बहुत साल तक कोई दूसरा प्रोडक्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बेनिफिट जो है दो टाइप के हमेशा किसी भी ब्रांड को देख के आते हैं। एक आता है आपका फंक्शनल बेनिफिट, एक कौन सा आता है, फंक्शनल बेनिफिट। एक आता है आपका इमोशनल बेनिफिट। ये याद रखना। तो इमोशनल बेनिफिट में क्या आ जाता है आपके माइंड में, एक टाइप से एक फीलिंग ऑफ कंप्लीटनेस आ जाती है। जब आप जिस ब्रांड को आप चाहते हो उसका प्रोडक्ट जब खरीदोगे तो अपने अंदर ना एक फुलनेस, कंप्लीटनेस की फीलिंग आएगी, इमोशनली आप हैप्पी हो जाओगे। एंड आपने अच्छी ब्रांड ली हुई है तो आपके अंदर सिक्योरिटी की एक इमोशन आएगा। दूसरी बात, जो फंक्शनल चीज़ें हैं इसमें आपको फंक्शंस कई सारे मिल जाएंगे। आपने जैसे कि मर्सिडीज़ ले ली तो आपको उसमें बहुत सारे फंक्शंस मिल जाएंगे, उसमें इंजीनियरिंग उसकी बहुत तगड़ी होगी। अच्छा, ये चीज़ याद रखना कि जो एट्रीब्यूट है वो गुण है, और उस गुण में बेनिफिट्स इंक्लूडेड हो सकते हैं। जैसे कि जो मैंने ड्यूरेबल बोला, तो ड्यूरेबल उसका गुण है, लेकिन ड्यूरेबल आपको उसका बेनिफिट भी तो मिल रहा है कि आपको अब बहुत सारे ईयर्स तक वो चीज़ जो है खरीदनी नहीं पड़ेगी, दोबारा से आपको कार नहीं खरीदनी पड़ेगी, दोबारा से आपको फ़ोन नहीं खरीदना पड़ेगा। अगर आपने एक बार फ़ोन ले लिया तो वो बहुत ज़्यादा ईयर्स तक चलेगा, बहुत टाइम तक चलेगा। तो ये याद रखना, ऐसा नहीं है कि एट्रीब्यूट में जो आ गया वो बेनिफिट में आएगा ही नहीं। एट्रीब्यूट में तो सारे के सारे गुण आ जाते हैं, ठीक है ना। बेनिफिट में बस वही इसमें इंक्लूड किया जाता है जिससे कि आपको कहीं ना कहीं कोई फंक्शनल बेनिफिट मिल रहा हो या फिर आपको कोई इमोशनल बेनिफिट मिल रहा हो। समझ में आती है क्या बात। अच्छा, इसमें आपको बस बेसिक बेसिक से क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं आता इससे। थर्ड वाला जो आपका यहाँ पे आ जाता है वैल्यूज, ठीक है ना। थर्ड वाला क्या बताता है, वैल्यूज के बारे में। अब वैल्यूज के बारे में आपको कैसे पता चलेगा, बेसिकली जैसे कि सपोज करो आपने मर्सिडीज खरीदी है, तो मर्सिडीज में आपको क्या मिलेगी, हाई परफॉर्मेंस मिलेगी। क्या मिलेगी भाई, हाई परफॉर्मेंस मिलेगी। ये उसकी क्या है, वैल्यू है, वो आपको ये वैल्यू प्रोवाइड करवा रही है हाई परफॉर्मेंस की। सेफ्टी आपको उसमें बहुत ही तगड़ी मिलेगी उस कार में, ठीक है। सारे सेफ्टी मेजर्स उसमें आपको मिलते हैं। देन आपकी जो प्रेस्टीज है, ठीक है, जो आपकी प्रेस्टीज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। क्लियर है, एक सोसाइटी में आपका प्रेस्टीज बढ़ेगा। आप पूरी एप्पल की लाइनअप आपने लिया हुआ है, आप मर्सिडीज से घूम रहे हो, तो काइंड ऑफ आपका स्टेटस बढ़ेगा, प्रेस्टीज बढ़ेगी। ये वैल्यूज मिलती हैं किसी भी ब्रांड से एसोसिएटेड में। अब सोचो, मैं आपको क्या बोलूं कि एक बंदे ने जो है शॉमी का फोन लिया हुआ है, एक बंदे ने आईफोन लिया हुआ है, तो आपके माइंड में पहले से बैठा हुआ है कि अगर आईफोन की ब्रांड ली हुई है इट मीन्स की वैल्यू, वो उसकी वैल्यू जो है कहीं ना कहीं ज्यादा होगी। आपके माइंड में ये सब सेट है कि भाई यहाँ पे जो आईफोन जिसने खरीदा है उसके पास पैसा वैसा बढ़िया होगा, उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी। आ गया ना पर्सनैलिटी वाला फैक्टर। तो बस यहाँ पे फोर्थ नंबर पे हो जाता है पर्सनैलिटी। क्या कन्वे करता है आपका कोई भी ब्रांड, पर्सनैलिटी के बारे में। मैं आपसे बोलूंगा कि कोई पर्सन है वो यहाँ पे एमआई का फोन यूज करता है, तो आपके माइंड में अलग पर्सनैलिटी बन जाएगी, आपने उसे भले ना देखा हो। और मैं आपसे बोलूंगा कि वो पर्सन जो है मर्सिडीज लेके आया हुआ है, ठीक है। सपोज करो मैंने आपसे बोला, मैं खड़ा हुआ था, मैं ए पर्सन हूँ, अगला बी पर्सन है। मैंने बोला कि मेरा एक फ्रेंड आने वाला है और वो मर्सिडीज अपनी ला रहा है, ठीक है। तो जिस फ्रेंड को मैं बता रहा हूँ उसके माइंड में कहीं ना कहीं हाइपोथेटिकल इमेज बनेगी कि इस बंदे की पर्सनैलिटी तो बहुत अच्छी होने वाली है कि भाई उसके पास मर्सिडीज वगैरह है, ठीक है। या फिर ऐसे ही मैं उससे बोलूंगा कि अगर अरे उसने तो पूरा लाइनअप ले रखा है, जो आपका एप्पल का पूरा लाइनअप ले रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके माइंड में एक बनेगी। तो ये सब क्या होता है, एक पर्सन की पर्सनैलिटी बताती है ब्रांड। क्लियर है। फिर इसी का एक फैक्टर होता है आपका फिफ्थ वाला, कौन सा, देखो, इसी का एक फैक्टर होता है फिफ्थ वाला यहाँ पे, यूजर। ये जो यूज कर रहा है पर्सन, उसके बारे में पता चलता है हमें कि वो यूजर, उस यूजर का पर्टिकुलर प्रोफेशन कैसा होगा। जैसे कि सपोज करो मैंने बोला कोई मर्सिडीज से आ रहा है, मर्सिडीज का एग्जांपल लिया है, पांचों मर्सिडीज से ही खत्म कर लेते हैं, ठीक है। मुझे थ्रोट में आज थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, चीज़ें यहीं पे फिनिश करेंगे जल्दी से।
देखो मर्सिडीज जो है, मैंने बोला मर्सिडीज से कोई आया तो आपके माइंड में यही आएगा ना कि भाई मर्सिडीज से कोई आ रहा है, अच्छा खासी कोई बिजनेसमैन होगा उसका जो यूजर है, ठीक है। क्या होगा, बिजनेसमैन होगा। आप ये तो एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि कोई यहाँ पे मीडियम लेवल का सेक्रेटरी जो है अंदर से उतर रहा होगा, ऐसा जैसे कोई क्लर्क यहाँ पे कोई जैसे कि कोई क्लर्क पोजीशन पे है, ठीक है, तो वो तो इसके अंदर से नहीं निकलेगा, है ना। जो यूजर होगा वो काइंड ऑफ बिजनेसमैन होगा, या फिर कुछ एक अच्छा उसने इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकता है वो, ठीक है। या फिर वो कोई बहुत बड़ी हाई पोजीशन पे होगा, कोई पॉलिटिशियन हो सकता है, या फिर आप उसकी एज के बारे में बता सकते हो कि इसकी एज कहीं ना कहीं 35+ तो होगी, बिकॉज अगर इसने खुद से लिया मर्सिडीज वगैरह, इसमें आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि कोई 18 से 21 का कोई एक इसमें यूजर निकल के आएगा, ठीक है। अब वो बात अलग है कि अपने पापा की कार लेके आ जाओ, वो सब अलग है, ठीक है। बट यूजर के बारे में पता चलता है कि जो इसे यूज कर रहा है, ठीक है, वो कैसा होगा, एक उसकी इंफॉर्मेशन आपको ब्रांड से मिल रही होती है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स हैं। और देखो इसमें ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा अलग हैं, ये पॉइंट्स अपने आप में एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं, बट अलग अलग क्या करते हैं, ये आपको लेवल ऑफ मीनिंग यहाँ पे बता रहे होते हैं। किसी भी जैसे कि किसी पर्टिकुलर पर्सन ने कोई ब्रांड यूज़ कर ली, तो ये लेवल ऑफ मीनिंग हमें कन्वे की जा सकती है, ठीक है। तो ये लेवल ऑफ मीनिंग से ऐसा कुछ नहीं है कि ये अलग हो जाएगा दूसरा, ये बिल्कुल अलग एट्रीब्यूट में कुछ बेनिफिट भी होंगे, तो कुछ पॉइंट्स इनमें सेम सेम जा सकते हैं। बस ये याद रखना, टोटल 6 टाइप की लेवल ऑफ मीनिंग्स कन्वे किए जाते हैं, 6 मीनिंग के नाम याद रखना, ठीक है। अरे यार आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। थोड़ा सा मैं ठीक फील नहीं कर रहा, एंड डोंट वरी, आपका जो पूरा सिलेबस है वो संडे मंडे तक फिनिश हो जाएगा, इतनी टेंशन मत लो, बस चीज़ों को रिवाइज करते रहो। आई नो जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहो, बस अपना काम करते रहो, अच्छा ही होगा, डोंट वरी, ठीक है। एंड आपका हो जाएगा, संडे मंडे तक पूरा फिनिश करा दूंगा। अभी ठीक फील नहीं कर रहा हूँ, आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, एंड अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करिए आप लोग, है ना। चलो एंड करता हूँ, बाय बाय।